नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खियों को हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीटों की रोकथाम के उपाय। जायद में मूंग की खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। बिहार और झारखंड में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर अच्छा लाभ किसानों को मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधु बॉक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं, और यह मतलब चूस लेता है जिसमें वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं, उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में यह कीट होता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है, जिसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जाकर के उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं, और उसमें जाकर के शहद का, और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह
जहाँ पर कीटों का प्रकोप ज्यादा कुताक है वहाँ पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियाँ भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जब जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जायद का मौसम चल रहा है और अभी रबी की फसलों की कटाई हो रही है। फसलों की कटाई के बाद अगर इन खेतों में मूंग की खेती करें तो कम समय में किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप मूंग की कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। तो हमारी जो मूंग की फसल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, जैसे हम अगर खेत की तैयारी की बात करें तो हमारे किसान भाई 2 चास कल्टीवेटर से जुताई करके तब पाटा लगाते हैं। इसका जो बुआई करने का हमारा जो समय होता है, ये समय फरवरी से मध्यम मार्च तक कर सकते हैं। आप 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक करिए। जैसे टेम्परेचर थोड़ा हमारा बढ़ने लगता है ठंडियों से, उस समय सबसे उपयुक्त समय होता है 15 फरवरी से, और 15 मार्च तक कर सकते हैं। जायद में सघन पद्धतियों को अपनाते हुए सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में समय से बुआई करके मूंग की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मूंग शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के विकास होने से जायद में इसकी खेती सफलतापूर्वक होने लगी है। जायद में बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है तथा शीघ्र पकने और अधिक उपज देने वाली रोधी प्रजातियों के साथ सघन पद्धतियों को अपनाकर अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए हमारी जो प्रजातियां आती हैं वो एक है सम्राट है, SML 668 है, HUM 16 है, ये सब वैरायटियां हैं। जैसे SML 668 है तो जो जिस किसान के यहाँ ये समस्या है कि येलो वेन मोज़ेक वायरस का समस्या आ जाती है बाद में, उसको हमारे किसान भाइयों को SML 668 का इस्तेमाल करना चाहिए। कीड़ा भी लग सकता है, उसमें रोग भी लग सकते हैं, तो इन सब का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को बीजोपचार कर लेना चाहिए। बीजोपचार में सबसे पहले फंजीसाइड में हमारा कार्बेंडाजिम आता है, बेवेस्टिन आता है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करना चाहिए। तत्पश्चात हमारे किसान भाइयों को क्लोरपाइरिफॉस आता है, ये कीटनाशक होता है, इसको 5 ml 1 किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करना चाहिए। उसके बाद राइजोबियम का हमको उपचार करना चाहिए। राइजोबियम 200 ग्राम का जो पैकेट आता है, 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से राइजोबियम और बीज को मिलाते हैं गुड़ के माध्यम से। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज की मात्रा, जायद में मूंग की 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और हम जहाँ तक उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक के लिए हमको ये ध्यान देना होता है कि दलहनी फसलें हैं तो हमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नत्रजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस का इस्तेमाल करना होता है। ध्यान ये देने वाली बात है कि
अगर हम वैज्ञानिक तरीके से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करते हैं, तब हमको उत्पादन हमारे अनुशंसा के हिसाब से मिल जाता है। तो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे किसान भाइयों को लाइन से पंक्तिबद्ध दूरी अगर मेंटेन करते हैं तो उनको उत्पादन बढ़िया मिलता है। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडीमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। गर्मा मूंग की बात है। गर्मा मूंग में उस समय हमारा मार्च में हम बुआई करते हैं तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उस समय नमी भाग जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो यदि हमारे किसान भाई के यहाँ ऊंची ज़मीन है और सिंचाई का साधन है, नमी नहीं है, तो हमारे किसान भाई एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसान भाइयों को जो सस्यन क्रियाएँ हैं और सस्यन क्रियाओं को ध्यान देना होता है और समय पर बुआई करेंगे तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। कि पपीता एक महत्वपूर्ण फलदार वृक्षों में से कम दिनों की एक ये फसल है और इसके अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये चूँकि हमारे उत्तर भारत में संपूर्ण क्षेत्र में उगाया जाता है और इसके लिए कुछ रोगों की समस्याएं होती हैं जिनका समय से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक बीमारियों के संबंध में है, इनमें एक बीमारी लगती है पौध गलन, जिसको आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये फफूंदी के कारण से बीमारी होती है और ये हमारी नर्सरी में भी लगती है। नर्सरी के अलावा जब खड़े पौधे होते हैं तो उनमें भी जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बरसात या उसके बाद सिंचाई अगर हम ज़्यादा भराव वाली करते हैं तो ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इस बीमारी की वजह से यदि नर्सरी में बीमारी लगती है तो जब अंकुरण होता है तो ज़मीन की सतह से पौधे गल करके गिर जाते हैं और ये डंपिंग ऑफ कहलाती है। इसी तरह जो बड़े पौधे होते हैं उनमें जहाँ पानी ज़्यादा भरा होता है या पानी जहाँ लगता है ज़्यादा, वहाँ पर ज़मीन की सतह के ऊपर से पौधों के जो तने होते हैं उसकी जो ऊपर का जो स्किन होती है, जो चमड़ी कहेंगे पौधे की, और वो खाल जो है उछल जाती है, उसमें बीमारी फैलती है जिसके कारण से पौधा सड़ जाता है और अंततः पौधा टूट करके गिर जाता है, जिससे कि हमारे प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है और फिर उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाइयों, अभी आपने पपीता में लगने वाले रोगों में आद्र गलन रोग के कारण और पहचान के बारे में। अब आइए जानते हैं इस रोग का समय रहते रोकथाम के उपायों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। इस तरह की समस्या के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले तो अगर नर्सरी में ये समस्या है, नर्सरी में बचाव करना है, तो हमारी नर्सरी जो हो वो ज़मीन जो होती है वो जो फफूंदी नाशक दवाइयाँ हैं उनसे शोधित कर ली जाए, इसके बाद नर्सरी लगाएं। दूसरी बात यह है कि अगर खड़ी फसल में जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उनमें ऐसी समस्या आती है तो इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधों में पेड़ी चढ़ाई जाए, मिट्टी चढ़ा दे। यदि मिट्टी चढ़ा देते हैं तो फिर पानी तुरंत तने के आसपास या तने में कम लगता है और पौधा हमारा सुरक्षित रहता, बीमारी कम लगती है। और इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, रासायनिक दवाइयाँ, उनमें से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है जिसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरह से जड़ों में और तनों में अच्छे तरह से छिड़काव करना चाहिए जिससे कि वो तर हो जाए। इसी तरह से जो दूसरी बीमारी होती है पत्तियों में जो लीफ कर्ल की बात होती है, जो विषाणु रोग है, यह पपीता की फसल का सबसे विनाशकारी रोग है और ये विषाणु जनित समस्या है जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और पौधों का जो रूप है वो कुरूप हो जाता है, ज़्यादा आकर्षण नहीं रहता है। पत्तियां छोटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, कभी कभार पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीलेपन में हरे हरे लाइनिंग या उभार दिखाई देते हैं। ये विषाणु जनित समस्या है। इस समस्या के प्रबंधन के लिए भी नर्सरी से ही
बचाव किया जाता है। सबसे पहले तो जो हम बीज का जो उपयोग कर रहे हैं वो बीज हमारा जो हो वो प्रमाणित और विश्वसनीय जगह का बीज होना चाहिए, जिससे कि बीज के साथ ही बीमारी ना आए। यदि कहीं हमारे खेत में एक दो पौधे रोगी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी या सिकुड़ी हुई दिखती हैं, तो फिर उस तरह के पौधों को उखाड़ कर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगी पौधों से ही एक जगह से दूसरे पौधे तक बीमारी फैलती है। फिर दूसरी दवाइयाँ आती हैं, जिनमें से जैविक दवाई, जैसे कि नीम बेस उत्पाद है, नीम का तेल आता है। नीम तेल 1.5% की 3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव करें तो जो रस चूसने वाले कीड़ा होता है, जैसे थ्रिप्स है या वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी जिसको बेमेसिया टैबेकाई भी कहते हैं, ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो नीम तेल का छिड़काव करके इनको ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फिर रासायनिक दवाइयाँ भी आती हैं। यदि किसान भाई बहुत परेशान है और नहीं सुधार हो पा रहा है, फैल रही बीमारी, तो फिर उसके लिए रासायनिक दवाइयाँ हैं, जिनमें से रोगार है या मेटासिस्टाक्स है या मोनोक्रोटोफास है। ये दवाइयों का इस्तेमाल करें। यदि रोगार और मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर रहे हैं तो 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरीके से पपीता की फसल में यदि हम देख रेख समझ करेंगे और अपने फसल में लगने वाले रोग और समस्याओं का निदान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बसंतपुर, जिला भागलपुर के राकेश रंजन ने। आपने प्याज की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप देखते होंगे प्याज जब हम लगाते हैं तो उसमें बहुत उत्पादन करने में हमें बीज कितना महंगा मिलता है, पानी देते हैं और सब चीज़ें जैसे कि निकाई गुड़ाई रोपाई करते हैं, बीज उगाते हैं, तो इसके बावजूद हम देखते हैं बहुत अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें जो है कुछ उत्पादन देते हैं। इसके बावजूद कुछ वातावरण में ऐसे हैं, कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हमारे फसल को लिए वो दुश्मन है, जो हमें फसल उत्पादन में हानि पहुंचाते हैं। उसमें से एक आता है रोग। अपने राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है उनकी फसल में मौसम परिवर्तन के चलते इस समय कई तरह के रोग और कीटों का प्रकोप हो सकता है और समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। तो इसमें मुख्यतः प्याज में जो देखते हैं अभी फफूंद से जनित 2 रोग का महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान है। एक होता है पर्पल ब्लॉच, जिसको हम लोग बैंगनी तरह के धब्बे बोलते हैं। दूसरा होता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि हमारा जो यह जो 2 फंगस वाले रोग हैं। तो यहाँ अपने बिहार में ज़्यादा पर्पल ब्लॉच जो है भूरा चित्ती वाला धब्बा बहुत मिलता है देखने के लिए। इसमें क्या होता है पर्पल ब्लॉच में देखते हैं कि वह धब्बा थोड़ा छोटा बिंदुनुमा होता है। फिर एक क्या होता है, उस धब्बे के बीच में भूरा रंग का कलर होता है और उसके बाहर में एक लाइनिंग होता है उजला का, जिसको हम लोग जोनेट बोलते हैं। लेकिन जब यही धब्बा एक दूसरे से मिल जाता है तो वह बड़ा धब्बा बन जाता है और यह धब्बा बहुत बड़ा होने के बाद आपस में झुलस जाता है और जब यह मैच्योर होता है धब्बा तो देखेंगे काले काले जो हैं, काला काला उस पर बूंद जो हमारा वो उसका फंगस का स्पोर डेवलप हो जाता है। प्याज की फसल में इन रोगों द्वारा भारी नुकसान होता है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। तो हम लोग दवाई के रूप में बोलते हैं फफूंदनाशक में मैनकोजेब की चर्चा होती है। मैनकोजेब ऐसी दवा है कि वह आपको उपलब्ध हमेशा रहता है और उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर
पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप दोबारा छिड़काव 10 दिन से 15-20 दिन में करें। जो रोग है डॉनी मिल्ड्यू, वह क्या होता है कि जब भी पौधे पर देखेंगे उजला उजला हरा पत्ती था, वो धीरे धीरे उजला हो जाता है। तो उजला मतलब क्या है, तो उसमें फफूंद है जो वह अपना स्पोर छोड़ा, और यह जो रोग होता है हवा के द्वारा भी फैलता है। अगर कुछ रोग का लक्षण उजला उजला देखें धब्बा जैसा, तो लगेगा कि कुछ आटा छिड़का हुआ पौधे पर है। तो उस अवस्था में आप इसी दवा का जो अभी पहले बताएं उसका उपयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। में देखें कुछ गाढ़ा खूब हरा होगा, कुछ ज़्यादा गाढ़ा होगा, और किसी में देखेंगे फीका गाढ़ा होगा। तो इसका मतलब है, और दूसरा लक्षण क्या होता है, पौधे का पत्तियाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है और वो उसमें ग्रोथ रुक जाता है। तो यह वायरस वाली बात है, विषाणु वाली बात है, विषाणु रोग से यह आक्रांत होता है। तो यह विषाणु रोग फैलता कैसे है कि हमारे कीड़े मकोड़े जो हैं, थ्रिप्स है, लाही है, यह थ्रिप्स और लाही रोग को फैला देता है। जो वाहक है रोग का, उसके बचाव के लिए हमने आपको इमिडाक्लोपीड नाम करके एक दवा आता है, उसका 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल करके फसल पर छिड़काव करेंगे। और हम दोबारा छिड़काव इससे करते हैं, दोहराते हैं 10 से 15 दिन में, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्रगतिशील डेयरी किसान शिवनारायण साहू की सफलता की कहानी। अधिक फलोत्पादन के लिए आम के बाग में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।